आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी ग्रामर का कैसे करेंगे। यदि सेक्शन ए और बी का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वीडियो को पहले देख लें। उसमें हम इस मॉडल पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, किस तरह से हम उसे लिखेंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। सेक्शन सी में टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 25 नंबर का सेक्शन सी होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऑप्शनल दिए जाएंगे जो वो कैप से दिया जाएगा, और 5 क्वेश्चन जो होगा आपके नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और होमोफोन से दिया जाएगा, जैसा कि इस मॉडल पेपर में दिया गया है। ठीक है, जो 10-10 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे, 2 यानी एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और ये सबसे ठोस नंबर यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सही लगाया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नंबर कटेगा नहीं। बाकी जगहों पे तो कटने के चांसेस होते हैं, लेकिन ग्रामर में नंबर बहुत ही कम कटते हैं। ठीक है, अगर आपने सही ऑप्शन लगाया है, सही तरीके से लिखा है तो आपका नंबर पूरा का पूरा आपको मिलेगा। जैसा कि एक मॉडल पेपर जो यूपीएमएसपी वेबसाइट पे अपलोड है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाए उस मॉडल पेपर, अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी में, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा देश जहाँ पे गवर्नमेंट एब्सेंस हो, गवर्नमेंट हो ही ना, तो ऐसे जगह पे क्या होगा। ऑप्शन दिया है मोनार्ची, एनार्ची, पैट्रियोर्ची, मैट्रियोर्ची। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, अराजकता होगा। अराजकता ए सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट और लॉ। ठीक है, यानी अराजकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, तो पहले हम सेक्शन डालेंगे, सेक्शन सी कॉपी पे मेंशन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, 4 में क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर 3 एनआरजी। बस इतना ही हमको करना है और बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड, ऑप्शन, टिक नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन दूसरा क्वेश्चन जो है, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स। इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स होता क्या है। इंचिंग मीन्स होता है टू मूव स्लोली, है ना, टू मूव, धीरे धीरे चलना। तो इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स होता है धीरे धीरे मूव करना किसी भी दिशा में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, आप इस पे इसी को हम इसमें इसका आंसर मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ मेग्री, क्या होता है मेग्री। तो इसका मेग्री मीन्स होता है बहुत कम, थोड़ा। तो स्कैंटी आप लिख सकते हैं, स्कैंटी इसका आंसर सही होगा। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्सर ये मॉडल पेपर में, ये अक्सर पेपर में दिया जाता है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। याद कर लीजिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी होता है। ठीक है, हिज ड्यूटी नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो आप देखेंगे हिज के स्थान, यहाँ पे हिज दिया हुआ, जब सब्जेक्ट हमारा वन होगा तो हिज नहीं हो सकता है बल्कि वंस होता है। ठीक है, तो वन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी हिज वाला ऑप्शन जो है, हिज ही आपका एरर है, हिज के जगह पे वंस होगा। तो ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। सिंटैक्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इस प्रकार लिखा रहेगा और लिखा रहेगा करेक्ट द सेंटेंस। तो अगर करेक्ट करने के लिए आता है तो आप लिखेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक है, इस प्रकार हम मेंशन करेंगे। द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम्स क्या होगा, तो बैरन का एंटोनिम जो होगा वो होगा फर्टाइल। ठीक है, तो फर्टाइल वाला ऑप्शन सही है। कुछ इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे, आपकी कॉपी में अलग तरीके से भी देखने को मिल सकता है। ये एक मॉडल पेपर है, हम इस चीज़ को तो नहीं कहते हैं कि यही बोर्ड में आएगा, मतलब ये एक तरीका है कि आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं, जिसमें पहला जो दिया हुआ है वो है इनडायरेक्ट स्पीच से। तो इसमें देखा जाए तो हमें 5 इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाए गए होंगे। 5 सेंटेंस से हम इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है और ऑप्टेटिव होता है। तो शॉर्टकट में हम समझाते चल रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। पहले हम जब भी बनाते हैं तो इसको हम पहले देखते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कामा वाला भाग है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये किस पार्ट में दिया हुआ है। तो ये इम्परेटिव का निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, आई सेड डोंट वेस्ट योर, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
इसमें तो लिखा हुआ है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें से केवल आपको एक ही करना है, ठीक है। तो एनी वन में आपको जब दिया रहेगा तो आपको केवल एक करना होगा, जो भी आपको आ रहा होगा आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। नरेशन बनाने से पहले हम यही देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे बदलेंगे, डू नॉट आने पर याद कर लीजिए, भाव के अनुसार हम सेड अथवा सेड टू को चेंज कर देते हैं। यदि आदेश का भाव होगा तो सेड अथवा सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलेंगे। अगर कोई बड़ा किसी छोटे को आदेश दे रहा होगा तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में मेंशन करेंगे, ठीक है। और अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को सलाह या समझा रहा होगा तो वहाँ हम एडवाइज्ड लिखेंगे, एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिखेंगे। और यदि इन्वर्टेड कामा वाला जो भाग है सर प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट होगा तो हम सेड अथवा सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर्ड में बदलना है, एडवाइज्ड में बदलना है और रिक्वेस्ट में बदलना है। अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा भाव होगा उसी तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। यदि आने वाला पार्ट जो है अफर्मेटिव में लिखा होगा तो वर्ब के पहले हम इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लगा देते हैं, और अगर निगेटिव में लिखा है तो डू को हटा के नॉट के बाद वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने कहा अपना समय बर्बाद ना करो। यहाँ योर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ मान लेंगे कोई भी थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस तो ही मान लेते हैं। तो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, क्योंकि योर दिया हुआ तो योर को हमें ऑब्जेक्ट से बदलना होगा और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मान लेते हैं। मैंने हिम से कहा, आई सेड टू हिम, इस प्रकार हम मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। यहाँ पे यू नहीं होगा, योर होगा। लिखेंगे माई टीचर टोल्ड हिम, क्योंकि आने वाला जो पार्ट है ये असर्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ है तो लिखेंगे माई टीचर टोल्ड हिम दैट, यू को बदलेंगे हिम से तो ही हो जाएगा। तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड, योर बदलेंगे हिम से तो हिज हो जाएगा, हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसमें केवल दो दिया है तो इसमें आपको केवल एक ही करना है। इसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस से क्वेश्चन दिया जाएगा, दो यहाँ पर भी दिया जाएगा और आपको चेंज करना होगा। दोनों में से कोई एक ही करना है। हर एक क्वेश्चन ऑप्शनल है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है क्वेश्चन से। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी लिखा हुआ, इसे कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करें। तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ाया नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। जब भी कॉम्प्लेक्स आता है तो आप तीन चीज़ें याद रखें, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन क्लास में हम दैट लगा के जोड़ देते हैं। हिंदी में दोनों क्लास के बीच में की आता है, ठीक है। तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मैं तुम्हें वो ड्रेस दे सकता हूँ, मेरी माँ ने मुझे दिया था, ठीक है। तो आप ये कहें, हिंदी ही अगर इसको करते हैं तो आप कहेंगे मैं तुम्हें वो ड्रेस दूंगा जिसे मेरी माँ ने मुझे दिया था। तो जिसे जब लगाएंगे तो दैट या विच का प्रयोग कर सकते हैं। लिखेंगे आई कैन गिव यू ए ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड मी, या दैट माई मदर गिफ्टेड मी। इस तरह से आप कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अगला दिया है डू इट लीव इट, तो यहाँ पे लिखा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में भी 4 या 5 रूल आपको एक्सप्लेन किए गए होंगे, जिसमें से कॉम्युलेटिव कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन इस तरह से होंगे। तो इसमें जो है आइदर ऑप्शनल वाला होगा तो आइदर डू इट और लीव इट, या तो इसे करो या छोड़ दो, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है, यहाँ पे हमने दोनों को एक्सप्लेन किया है। अगला जो क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आई कैन डू इट, बहुत ही सिंपल पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो इट कैन बी डन बाई मी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से भी ट्रांसफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, तो कैसे लिखेंगे
तो लिखेंगे कंपैरेटिव बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सी डिग्री लगी हुई है। तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, हमें यहाँ पे इसको मोर करना पड़ेगा। तो दिस इज़ मोर, अब मोस्ट के पहले हम द लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी होंगे उसके पहले हम द लगाते हैं, सिंटैक्स का ये भी रूल है। तो यहाँ पे द को हटा देंगे। दिस इज़ मोर इफेक्टिव दैन एनी अदर रिमेडी फॉर दिस डिजीज़, कुछ इस प्रकार हम इसको मेंशन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है सिंटैक्स से दिया हुआ है। सिंटैक्स पूरे टेंस, पूरा जो भी अभी तक आपने ग्रामर में पढ़ा होगा वो सब कुछ इसमें आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब से लेके पार्ट ऑफ स्पीच से लेके टेंस से लेके नरेशन, क्लास, सब कुछ इसमें आते हैं। तो लिखा हुआ यू आर सीनियर दैन मी। तो देखें यहाँ पे क्या एरर है, ध्यान दीजिएगा। सीनियर, जूनियर ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते हैं, इसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यू आर सीनियर टू मी। अगला जो क्वेश्चन है कैटल्स आर ग्रेजिंग। कैटल ये भी अक्सर पेपर में आए हुए हैं, कई एग्जाम में आया हुआ है। तो कैटल्स नहीं लिखा जाता है, कैटल होता है। कैटल खुद ही प्लूरल नंबर है, तो कैटल आर ग्रेजिंग, इस प्रकार इसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है तुकांत वर्ड, एक जैसे शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्यूज लिखा है और रिफ्यूज़ लिखा हुआ है, तो इसे हम अपने वर्ड में लिखेंगे, यूज़ करना है कि इस रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है और इस रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है। हिंदी नहीं लिखना है, आपको एक सेंटेंस बना के इसको एक्सप्लेन कर देना है कि किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे सेल है, शेल है, तो सेल मीन्स बेचना भी होता है और शेल मीन्स सेल भी होता है, ठीक है। तो हम किस तरह से इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, तो आई वॉन्ट टू सेल दिस चार्जर, इस प्रकार आप इसको मेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ द सेल इन विच आई पुट ऑल थिंग्स, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो आप बना सकते हैं, एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ग्रामर सेक्शन समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल में आपको इसको करना है, घबराना नहीं है, बहुत ही समय देना है, क्योंकि यहाँ पे दो दो नंबर, एक तो ऑप्शनल है, दूसरा दो नंबर एक क्वेश्चन पे है। अगर आपने सही लिखा तो वो नंबर कटने नहीं हैं, ठीक है। ऑप्शनल है, 5 ऑप्शन का दिया हुआ, अगर आपने सही आंसर पे टिक किया है तो आपका वो 2 नंबर कटेगा नहीं, तो इसे बहुत ही सावधानी से करना है, ठीक है। आपका जो छठा क्वेश्चन होगा वो ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यहाँ से दिया जाएगा। इसको किस तरह से लिखना है, इसका सॉल्यूशन पूरा हम आपके स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लें, समझ लें किस तरीके से इसको करना है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने की वाली चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। ये है ट्रांसलेशन। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें? बहुत सारे बच्चे इसमें अक्सर गलतियां कर देते हैं। कुछ को वर्ड मीनिंग नहीं पता होता है, वो वर्ड मीनिंग की वजह से ट्रांसलेशन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे। ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है, ठीक है। बना के लिखना है, नहीं आ रहा है तब भी आपको टेंस याद रखना है, टेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है और उसी तरीके से इसके सेंटेंस को मिलाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, In those days, Swami Vivekananda was staying with a woman in America where he used to cook his own food. देखिए स्टोरी बिल्कुल जो हिंदी में हमने पढ़ा था उसी का जस्ट इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, ठीक है। One day he was going to have a meal when some hungry children came and stood nearby. स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज रोटीज़ ऑफ ब्रेड। अब देखिए रोटीज़ लिखा हुआ, रोटीज़ है तो ये हिंदी वर्ड है। मान लिया जाए रोटी का आपको इंग्लिश नहीं पता है तो आप रोटीज़ ही लिख दीजिए, ठीक है। ये एक ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह इस्तेमाल करेंगे, ये बस समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। ये कहीं मान लिया जाए 10 वर्ड में आपको एक वर्ड नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे मेंशन कर। अब ऐसा भी नहीं कि हर जगह आप हिंदी को इंग्लिश में बदलते जाइए, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो रोटीज़ एमंग दोज चिल्ड्रेन, यहाँ पे हम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए रोटीज़ लिखे हुए, तो जबकि इसकी इंग्लिश होती है ब्रेड, तो आप ब्रेड भी लिख सकते हो, ब्रेड्स, ठीक है। एमंग दोज चिल्ड्रेन। सीइंग दिस मतलब यह देखकर द वुमेन आस्क्ड, ये पार्टिसिपल का यूज हुआ है। आस्क यू हैव गिवन ऑल द रोटीज़ आप ब्रेड्स भी लिख सकते हो। टू द चिल्ड्रेन, व्हाट विल यू ईट नाउ? ही रिप्लाइड विथ ए स्माइल। देखिए ब्रेड इज़ द ओनली थिंग टू क्वेल हंगर।
इट इज़ नॉट इन माई स्टमक देन इट इज़ इन दियर स्टमक, द जॉय ऑफ गिविंग इज मोर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको ट्रांसलेट किया है। आप भी इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको इंग्लिश वर्ड मान लिया जाए मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए और बाकी की चीज़ें आपको आ रही है, तो उस जगह पर उसी वर्ड को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप चैट करते हैं, लिखते हैं वर्ड्स को, उसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल सही तरीका है, ये गलत है, हम भी इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते, बट आप एक वर्ड की वजह से सारे ट्रांसलेशन छोड़ देते हैं, ये सही नहीं होता है। ठीक है, तो इस बेस में आप पूरे ट्रांसलेशन को बना के लिखेंगे, निश्चित रूप से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ट्रांसलेशन टॉपिक समझ में आ गया होगा। सेक्शन डी जो आपका आएगा वो टोटल 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि पूरा प्लॉट इसी पे ही है। 60 नंबर आपका सेक्शन ए, बी और सी से दिया जाएगा और 40 नंबर अकेले ही आपके इस पे आएगा, जिसमें आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, प्रोज, पोएट्री, विस्तास यानी सप्लीमेंट्री रीडर। अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रोज में टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। पांचों चैप्टर के नेम कुछ इस प्रकार हैं: द लॉस्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। ये 5 चैप्टर है। इसमें से मुख्य जो चैप्टर, मेन जो चैप्टर है जिसमें से आपको पढ़ने हैं शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो आपको मिलेंगे। क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बना हुआ है। पहले क्या होता था, पहले 3 क्वेश्चन दिया जाता था, उसमें से 2 करना रहता था, ऑप्शनल होता था। ठीक है, लॉन्ग या शॉर्ट ऑप्शनल वहाँ भी होता था, लेकिन अब क्या है, अब 2 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से आपको करना होता है 1। ठीक है, तो लॉन्ग 40 वर्ड में लिखा होगा, शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन 40 वर्ड में जो लिखा जाएगा वो 4 नंबर का 4 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको करना होगा 2, ऑप्शनल 2 का होगा। ठीक है ना, 2 में 1 ही करना होता है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों में से केवल आपको एक ही करना है। ओ आर बीच में लगा होगा तो दोनों में से कोई एक करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। जो आपको आ रहा हो, जो आप तैयार किए हो, उसी को करेंगे। इसके बाद बी में भी देखेंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें से भी आपको करना होगा 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपका पेपर होगा और आपको इसी तरीके से तैयार करना। अब कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े, कौन कौन से याद करने हैं, समय भी बहुत कम है, उसी बेस पे आपको अपनी तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें हम बता दे रहे हैं कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो चैप्टर है द लॉस्ट लेसन, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी मिल जाएंगे। डीप वाटर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से आएगा, अभी हम वीडियो के अंत में इसके पेपर्स लगा देंगे, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को और आंसर को। ठीक है, डीप वाटर, रेड ट्रैप और इंडिगो, ये 4 चैप्टर, 5 दिया है लेकिन 4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है पोएट्री सेक्शन से। पोएट्री में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पोएट्री में एक पैराग्राफ देगा, स्टैंजा बेस होगा, उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। 6 नंबर का एक पैराग्राफ, एक स्टैंजा दिया होगा, उसमें से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप पैराग्राफ के बेस पे ही आप करेंगे, इसमें हम कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको देख लीजिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं सेंट्रल आइडिया के टिप्स एंड ट्रिक्स पे। सेंट्रल आइडिया में आपको क्या पढ़ने हैं, पोएट्री में 5 चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पेपर 3 ऑप्शनल दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और टोटल 5 चैप्टर है। इट मीन्स एग्ज़ाम में भी 3 आने की पूरी संभावना है, तो निश्चित रूप से आप 3 सेंट्रल आइडिया याद करेंगे। ठीक है, इसमें से दिया हुआ है कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर्स। आप चाहो तो इन तीनों को तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से इसमें से आपको एक मिल जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, आप इस तरह से भी तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से कोई एक तो ज़रूर मिलेगा, गारंटी है मिलेगा। अगर 3 आएगा तो उसमें से एक आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि चैप्टर टोटल 5 है, 5 में से कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे, अगर आप 3 याद किए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 5 आपको नहीं याद करना है। ठीक है, तो आप 3 में 3 याद कर लेंगे, 4 नंबर आपका ये बन जाएगा।
ये निश्चित रूप से आप गेन कर सकते हैं। 100% आप इसको तैयार कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं विस्तास। विस्तास में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। इसमें देखा जाए तो थर्ड लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्ड लेवल द टाइगर किंग, इसमें से भी पढ़ लेंगे। द टाइगर किंग, देखिए जितने भी करेक्टर स्केच वाले हैं क्वेश्चन, उसे तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ थर्ड लेवल, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द टाइगर किंग, हु वाज टाइगर किंग, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़रूर याद कर लेंगे। अगला जो चैप्टर है दी एनिमी, ये चैप्टर स्टोरी है, स्टोरी बेस है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। शुड विजार्ड हिट हिज मॉम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें से भी आप तैयार कर लेंगे। इसमें डेरी और मिस्टर लैम का करेक्टर स्केच याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से उन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। अब और कुछ चीज़ें हम आपको क्वेश्चन से रिलेटेड बता दे रहे हैं जो आपको तैयार करना है, प्रोज और पोएट्री और विस्तास से। ठीक है ना। प्रोज में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। व्हाट वाज द फियर ऑफ अथर एंड हाउ डिड ही मिस एडवेंचर्स स्ट्रेंथ इन फर्दर, ये है आपका चैप्टर डीप वाटर से दिया गया है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे इसका आंसर हम लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप कहानी से जो चूहेदान बेचने वाला था उसका कैरेक्टर स्केच, ये जरूर पूछा जाएगा, कौन था, कैसा था। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आपके लगा दे रहे हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है, द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट टू गांधीज लाइफ इवेल्युएट, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे इसका भी क्वेश्चन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु इज मुकेश, ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, कभी कभी ये भी आ जाता है। ठीक है, हु इज मुकेश, टू विच फैमिली डज ही बिलोंग्स, ये पूछा जा सकता है। अगला है हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इसी तरीके से पूछा जाए कि वह अपने भय पर विजय हासिल किस प्रकार उसने किया था, किस तरह से, क्या था उसका डर और वो किस तरीके से इस पर अपना विजय हासिल किया। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हु आज राजकुमार शुक्ला, निश्चित रूप से इसे भी आपको तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और इसके क्वेश्चन आंसर हम स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं। हु आज राजकुमार शुक्ला एंड वाई डिड ही मीट गांधी, वाई डिड गांधी डिसाइड टू accompany हिम टू पटना। ठीक है, और व्हाट हैपेंड एट द YMCA स्विमिंग पूल विच इंस्टिल फियर ऑफ वाटर इन डगलस माइंड, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन हैं। और एक और है वाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर टू हिज होम, वाई डिड ही लेटर डिक्लाइन इट, ये भी याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो विस्तास वाले क्वेश्चन हैं उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग टिक कर लें, याद कर लें। विस्तास में जो लॉन्ग आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। हाउ डज द जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, इसको भी याद कर लीजिए। ड्रा एक करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, हमने कहा मिस्टर लैम्ब और मिस्टर डेरी दोनों में से एक जरूर या आएगा, दोनों याद कर लीजिएगा, मिस्टर लैम्ब कौन है और डेरी कौन है। ठीक है, मिस्टर लैम्ब आपको पता होगा, वह एक आर्मी मैन था, उसने अपना पैर गंवा दिया था एक युद्ध में। ठीक है, वही मिस्टर लैम्ब के बारे में बताया। और डेरी जो था एक लड़का है जिसका चेहरा जला हुआ था। ठीक है, तो दोनों स्टोरी आप पढ़ेंगे, उसी बेस पे आपको उसको लिखना है। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, निश्चित रूप से ये भी एग्जाम में मिल सकता है। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ हाना, हाना का करेक्टर स्केच, जितने भी करेक्टर हैं आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। हम ये तो नहीं कहते कि 100% ये आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे, क्वेश्चन का रूप बदला जा सकता है, बट टॉपिक यही रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह के वीडियो हम आपको लिए लाते रहेंगे और अपने क्लास 12th के सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे।